नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब भी हम बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, हमें कम ही यहाँ पर पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि रिसेंटली यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में LAC में, और खासकर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं, जहां पर एक एग्रीमेंट में सहमति हो चुकी है, जहां पर आज से लगभग 4 साल पहले 2020 से पहले जो स्टेटस को बना हुआ था, जो इंडियन आर्मी जहां पर तैनात थी, पेट्रोलिंग करती थी, वैसी स्थिति अब फिर से बन गई है। क्योंकि यहां पर साफ साफ यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिस्री जी ने यहां पर यह कहा कि इंडिया चाइना रीचेस एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर पेट्रोलिंग अलोंग LOLAC। और इस पर देखेंगे आप, दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये डिसएंगेजमेंट के लिए किया गया है, जो एक लंबे टाइम से इंडिया चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखा जा रहा था गलवान क्लेसेस के बाद में, जिसके कारण इंडिया चाइना के बीच में बायलैटरल टॉक्स भी अब तक नहीं हुए थे। लेकिन अब यहां पर जस्ट ब्रिक्स समिट के पहले ये देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जस्ट ब्रिक्स समिट, जो कि कल 22 और 23 से स्टार्ट होने वाला है। ये 2 दिन के समिट है। इसके पहले ही अगर अपडेट निकल गया कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस को लेकर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है LAC के को लेकर, जहां पर एस जयशंकर यहां पर ये लगातार कहते आ रहे कि इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है तब तक इंप्रूव नहीं हो सकते जब तक इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ बना हुआ है। इवन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है, ये जो पैक्ट है ना, पेट्रोलिंग पैक्ट, ये इतना आसान नहीं था। ये एक लंबा प्रोसेस रहा है। इसमें आपको बता दें कि इसमें 2 बार फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग कंडक्ट हुई है। इवन की 31 WMCC, जिसे आप वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इनकी मीटिंग 31 टाइम्स हुई है और 21 मिलिट्री टॉक्स हुई। इसके बाद में यहाँ पर कंप्लीटली कह सकते हैं कि जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो बना हुआ था, ये अब स्टेटस को जो 2020 के पहले था, अब ये उसी तरीके से बनने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया फिर से पेट्रोलिंग को रिज्यूम कर सकता है, जिस तरीके से लद्दाख वाली रीजन में LAC के पास में, और उस पर भी खासकर देपसांग और देमचोक रीजन है। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर अब इंडियन आर्मी जो है पहले की तरह पेट्रोलिंग कर सकती है। अगर आप मैप में देखना चाहेंगे, ये जो पूरा मैप है ना, जिसे आप LAC कहते हैं, और 2020 के टाइम में जो आपने सुना होगा कि गलवान क्लेसेस हुआ, गलवान में इंडिया की आर्मी यहाँ पर और चाइना की आर्मी आमने सामने थी यहाँ पर, जहाँ पर इंडिया की तरफ से 20 आर्मी जो है 20 फोर्सेस वीरगति को प्राप्त हुए। इवन की चाइना की तरफ से 40 आर्मीज ये मारे जाते हैं, और इसको लेकर चाइना एक लंबे टाइम तक इसे हाइड भी करता रहा है। तो क्या इसी की बात की जा रही गलवान क्लेसेस? यस, इसी की बात की जा रही, लेकिन ये ओनली गलवान क्लेसेस तक ही लिमिट नहीं था। आपको बता दी कि फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर मिस्टर मिस्री जी ने यहाँ पर यह कहा है कि कुछ वीक पहले जो भी रिमेनिंग इश्यूज थे ना बॉर्डर को लेकर, हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। और ये जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट पे सहमति हुई है वो है देपसांग और देमचोक का एरियाज। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये जो देपसांग का रीजन है, इसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, देमचोक का जो रीजन है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस थे वो आमने सामने थे। बाकी जो 4 रीजन, मतलब दौलत बेग ओल्डी की बात करें, गलवान वैली की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें और पेंगोंग सो लेक की बात करें, ये जो 4 रीजन है ना, इसको लेकर ना रिसेंटली यहाँ पे एस जयशंकर ने पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जहां पर यह कहा था कि 75% जो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट है वो कंप्लीटली हो चुके हैं। और चाइना ने भी ये कहा था कि यस, ये जो 75% का जो आंकड़ा है बिल्कुल ये सही है। और जो 4 एरियाज है ना, वो 4 एरियाज यही है, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो। लेकिन देमचोक में इसके जस्ट पहले हुआ कुछ टाइम पहले, और देपसांग प्लेन जहां पर बड़े नंबर्स में इंडिया के ट्रूप्स और चाइना के ट्रूप्स यहां पर आमने सामने थे, इसको लेकर यहां पर अब जो इस एग्रीमेंट में सहमति हो चुकी है कि जो 2020 के पहले जो स्टेटस को बना हुआ था यहां पर, अब वो फिर से रिज्यूम होने वाला है। और जैसे ही एग्रीमेंट पे सहमति होती है, इसके बाद में हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर NDTV वर्ल्ड समिट में के दौरान यहाँ पर जब इनसे पूछा गया इस एग्रीमेंट को लेकर आप क्या मानते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये एक पॉजिटिव एंड गुड डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके बाद में 2020 मई की हम बात करें, इसके पहले जो सिचुएशन था, अब यहाँ पर हमारी जो आर्मी है रिटर्न वहां पर फिर से पेट्रोलिंग कर पाएगी। लेकिन संजोग देखिए कि कल से ब्रिक्स समिट स्टार्ट होने वाली है, मतलब अक्टूबर 22-23 जो 16वां ब्रिक्स समिट है ये कंडक्ट होने वाली, जिसमें जो मेंबर कंट्री है इनके जो हेड ऑफ द स्टेट है वो यहाँ पर जाने वाले, और PM मोदी ये भी वहां पर जाएंगे, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ये बाकी लीडर्स से ही मिलेंगे और बाकी लीडर्स के साथ में बायलैटरल मीटिंग्स भी रखी जाएगी। इवन की यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस समिट में यहाँ पर जो मेंबर कंट्री है इनके साथ में बायलैटरल टॉक्स भी होगी। और इस ब्रिक्स समिट का जो
थीम रखा गया इस बार, ये रखा गया स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और जब यूएस एंड यूएस की लास्ट कंट्री जब ये पिक्चर देखेंगे ना कि कल पीएम मोदी रसिया जाते हैं, वहां जाके व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, सी जिनपिंग से मिलते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर यूएस और यूएस के लाइज कंट्रीज को मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि अब तक ना यूएस ये मानता रहा है कि जो इंडिया की रिलेशन है ना, चलो ठीक है रशिया के साथ में बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन चाइना के साथ में, चाइना को लेकर वेस्टर्न हमेशा यही सोचता रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है ये कभी इंप्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स है, एलएसी को लेकर। लेकिन इस ब्रिक्स समिट में 16 जो ब्रिक्स समिट है जहां पर पीएम मोदी जाने वाले हैं, ये इंडिकेट यहां पर किया जा रहा है कि अब वेस्टर्न के लाख प्रेशर, चाहे वेस्टर्न के साथ में हमारे वेरियस एग्रीमेंट किए उन्होंने काटसा से लेकर कोमकासा, इसके बावजूद यहां पर इंडिया जो है अपना स्टैंड रख सकता है। और इंडिया के साथ में ना चाइना फैक्टर यहां पर यूएसए कभी नहीं खेल सकता। खैर आपको बता दें कि इस बार जो ब्रिक्स समिट होने वाले हैं, पीएम मोदी तो यहां पर जाएंगे ही, सी जिनपिंग भी यहां पर जाएंगे। और इस मीटिंग का ना, इस समिट का बेसिकली जो एजेंडा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से कि पहला जो है ना, जो ब्रिक्स के जो मेंबर है, फिलहाल अभी भी बता दें कि आपको ब्रिक्स में 9 मेंबर देखने को मिलेंगे, वैसे तो 11 मेंबर की बात हुई थी, लेकिन जो 11वां जो बाकी जो 2 कंट्री है ना जो बाद में ज्वाइन नहीं किए, वो है एक अर्जेंटीना जहां प्रेसिडेंट चेंज हो गए और वो ज्वाइन नहीं किया यूएस के दबाव के कारण, और दूसरा है सऊदी अरेबिया। ये फिलहाल अभी ब्रिक्स और यूएस एलाइज कंट्री में वो बैलेंस कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि इस ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश इसमें फिलहाल तो भी शामिल है। और टोटल की पॉपुलेशन की बात करें ना तो ये 3.7 बिलियन से भी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है। और अब इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स है, जिसमें फिलहाल भी 9 देश है, इसे और भी एक्सपेंड किया जा सकता है इस समिट में। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें टोटल 47 कंट्री ने एप्लीकेशन फाइल किए हैं इसके मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स के। लेकिन यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि इस 47 में से डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गिने चुने 10 से 11 नेशंस को यहाँ पर ब्रिक्स का मेंबर बनाया जा सकता है, और एक बड़ी ब्लॉक यहाँ पर देखने को मिल सकता है जब ब्रिक्स के फॉर्म में। और इसको लेकर ना रशिया के एम्बेसडर जो कि इंडिया में डेनिस एलिपोव, इन्होंने भी यहाँ फ्राइडे को ये कहा था कि जो मेंबरशिप यहाँ पर दी जाएगी ना, बेसिकली यहाँ जो फोकस किया जाएगा ये ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और जो मेंबरशिप होगी ना, कोशिश ये की जाए कि यहाँ पर जो सदर्न कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, इसे डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, इसे यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में कजान समिट, रशिया के एक लंबा ड्रीम ये है, या हम ये कह सकते हैं एक सपना ये है कि किसी तरीके से यूएस का जो डोमिनेंस है, यूएस जो डॉलर है, इनकी जो डोमिनेंस है वो कम किया जा सके, मतलब डी डॉलराइजेशन किया जा सके। और इसके लिए ना जो ब्रिक्स है वो यहाँ पर स्विफ्ट और जो यूएस डॉलर है इसके गैप को यहाँ फुल करने की कोशिश करेगा ब्रिक्स करेंसी लाकर। आपको बता दें कि रशिया के ऊपर में ना अब तक सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए, 400 से भी ज्यादा सैंक्शंस ये तो कुछ सालों में लगे हैं। और रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और रशिया इस स्विफ्ट का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। इवन की ब्रिक्स करेंसी के जरिए यहाँ पर यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है इसे भी कम करना चाहता है, और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर के ऊपर में ये भी एंड करना चाहता है। और ये चीजें कब हो रही है? ये चीजें तब हो रही है जब इंडिया और इंडिया कनाडा के बीच में जो रिलेशंस है ये और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं उस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर कनाडा जो कि G7 कंट्री के एक पार्ट है, और कनाडा की तरफ से हाल ही में यहाँ पर फिर से निजर मामले को उठाकर यहाँ पर इंडिया को कहीं न कहीं ये मजबूर कर दिया गया है कि ब्रिक्स के और भी नजदीक इंडिया चला जाए। क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो ब्रिक्स है ना, जिसकी जीडीपी यहाँ पर जो वर्ल्ड की जीडीपी है 35% के आसपास में, जो कि G7 कंट्री की जो जीडीपी है उनसे काफी ज्यादा है। और ब्रिक्स को ना जो नया मेंबर इसमें ज्वाइन करने वाले हैं, इससे ब्रिक्स 2.0 बनने वाला। और ये जो ब्रिक्स 2.0 होगा ना, ये एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक होगा, वेस्टर्न के ग्रुप के अगेंस्ट ये जो ब्लॉक होगा वो काम करेगा, और कहीं न कहीं इसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। इंडिया को ये माना जाता है, इंडिया एक स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट मतलब ये हुआ कि अब तक इंडिया G7 को प्रायोरिटी देता आ रहा था। अगर कनाडा के भूल के कारण, कनाडा की गलती के कारण यहाँ पर इंडिया से रिलेशंस कनाडा के खराब हुए, बद से बदतर होते हैं, तो यहाँ पर G7 से इंडिया जो है ब्रिक्स को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर सकता है। और जब ये होगा तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इसका एक इम्पैक्ट ना हमें G7 कंट्री में देखने को मिल सकता है। वैसे कनाडा ने जो भी किया, मतलब जस्टिन ट्रूडो ने जो भी किया, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण किया, लेकिन इसका जो भुगतान है ना G7 कंट्री वाले आगे करने वाले हैं। खैर आपको ये बता दें कि पुतिन यहाँ पर इस बात पर ही फोकस कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर World War II के बाद में स्टार्ट हुआ था ना, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप कंट्री और
सिविलाइज्ड कंट्री माना जा रहा था और बाकी जहाँ सारे जो देश थे ना वो पुअर कंट्री और अनसिविलाइज माने जा रहे थे। कुछ इस तरीके की जो ना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिल सकता है। और ये रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर ये कहा था कि एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जहां पर इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस हो, जहां पर फेयर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पर यहां पर फोकस की जाएगी। और ये बातें बोली कि रिसेंटली यहां पर अक्टूबर 11 का बेसिकली आर्टिकल से जहां पर पुतिन तुर्कमेनिस्तान में जो एशियन फोरम हुआ, यहां पर ये बात पुतिन ने साफ साफ ये कहा कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है और इसके लिए ब्रिक्स को और भी बड़ा किया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया करेगा वो है ग्लोबल साउथ के देश। और उनमें से ना बेसिकली यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कंट्री जहाँ इंक्लूड किए जाएंगे ना वो अफ्रीकन कंट्री होंगे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज होंगे, इनको यहाँ पर इंक्लूड करने के ऊपर में फोकस किया जाएगा। खैर यहाँ पर तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंडिया चाइना के बीच में LAC को लेकर जो एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा था, गलवान क्लेसेस को लेकर, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट को लेकर जो टॉक्स चल रही थी, अब यहाँ पर फाइनली हमें 2020 के पहले गलवान क्लेसेस से पहले जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी अब हमें देखने को मिलेगा। खैर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली पेट्रा 310 ईस्वी की एक आर्कियोलॉजिकल सिटी है जो हाल ही में यहाँ पर इसे ये न्यूज में था। बेसिकली आपको बताना ये किस कंट्री में लोकेटेड है पेट्रा। आपके पास में ऑप्शन है ईरान, यूक्रेन, जॉर्डन या फिर रसिया। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।